इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको आप लोग यूएपीए बोलते हैं। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। पहला बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पर आधिकारिक रूप से यहां पर गैर कानूनी जो गतिविधियां होती हैं उनको यहां पर नोटिफाई कर सकते हैं और इनको यहां पर रोक सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऑफिशियल गजट में भी यहां पर एज ए अनलॉफुल एक्टिविटी के तौर पर मेंशन किया जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर ओनली ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप उसी को टेररिस्ट करार यहां पर दिया जा सकता है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर किए गए मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस यूएपीए के तहत। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 2 और डी में बोला गया ओनली 3। तो सही आंसर क्या है यहां पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये जिसकी वजह से काफी न्यूज में था कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको भी टेररिस्ट का दर्जा दिया जा सकता है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यहां पर यह था क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो अगर किसी एक पर्टिकुलर नाम से काम कर रही है और उसने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की, उसके बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर ले रहे थे, पर लेकिन आज के डेट में इंडिविजुअल भी यहां पर एज ए टेररिस्ट के तौर पर यूज किया जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कई सारे लोग क्या करते हैं, जीते जागते घूमते फिरते बॉम्ब बन जाते हैं, अपने आप को उड़ा लेते हैं, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहां पर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई। ठीक है, तो ये यहां पर इंडिविजुअल को पर्सन को भी यहां पर इसके तहत यहां पर काउंट किया जा सकता है। दूसरा बोला गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में नहीं, सबसे ज्यादा जो रजिस्टर केस किए गए इसके तहत यहां पर लगभग 35% वो किए गए मणिपुर। मणिपुर कहां पर है? हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा मणिपुर, जो कि नागालैंड, आसाम और मिजोरम को टच करता है। तो सबसे ज्यादा केस यहां पर मणिपुर के अंदर में यहां पर रजिस्टर किए गए। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर, ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गई। नेक्स्ट अगर आप लोगों से कोई और पूछेगी इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में आता है फिर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में आता है बिहार। तो इस तरीके से आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये है राज्य जो कि यहां पर इस एक्ट के तहत यहां पर जहां पर सबसे ज्यादा केस है, यहां पर ये अभी इसके तहत केस को काउंट किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहां पर ए हो गया। आगे चलता हूं, क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक्सचेंज ट्रेंड फंड के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला बोला गया ये फंड जो है वो पब्लिकली लिस्टेड है और एक तरीके से ट्रेडेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इस फंड को स्टॉक एक्सचेंज में एज ए ट्रेड के तरीके से भी यहां पर लिस्टेड किया जा सकता है। प्राइस जो है यहां पर एक्सचेंज ट्रेड फंड का ये बेस रहता है, जो नेट एसेट्स वैल्यू रहती है यहां पर उसके बेस पर यहां पर स्टॉक के अंदर इसको अंडरलाइन किया जाता है। तीसरा बोला गया यहां पर कि ओनली अवेलेबल है स्टॉक के अंदर, नॉट अवेलेबल करेंसीज इन कमोडिटीज, यानी कि करेंसी और कमोडिटी में ये अवेलेबल नहीं है, मुद्रा वगैरह या फिर वस्तु के फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 3 ओनली। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है क्योंकि ये बोला गया नॉट अवेलेबल। तो यहां पर गलत है। जो ईटीएफ जो बॉन्ड्स होते हैं यहां पर वो करेंसी और कमोडिटी के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि मुद्रा और वस्तु के लिए भी अवेलेबल है। तो ये गलत हो गया एक तरीके से यहां पर। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है, सेंटर के द्वारा प्लान किया गया लॉन्च करने के लिए फर्स्ट फिक्स्ड इनकम एक्सचेंज ट्रेड फंड, जो कि कंप्राइज करता है सिक्योरिटीज वगैरह, जो कि सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग एंटरप्राइज जो होते हैं लार्ज स्केल पर, उससे कनेक्टेड आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और स्टॉक एक्सचेंज में इसको मेंशन किया जाएगा, तो एक वैलिड तरीका हो जाएगा फंडिंग का, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर इसका सी हो गया। तो ये न्यूज में डायरेक्ट कोई पूछे तो आइडिया रख सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है ये सुमित्रन राइनोज के बारे में। जो सुमित्रन आइलैंड है यहां पर उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कहां पर है? ये मलेशिया के अंदर में है। ठीक है, आप लोग यहां पर देखिएगा एक बार मैप की अगर बात करें यहां पर, ये आप लोग यहां पर मलेशिया देखने को मिलेगा। तो इसका सुमित्रा आइलैंड है, उसके जो राइनोज पाए जाते हैं, यानी कि गैंडे जो पाए जाते हैं वहां पर, उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है कि यहां पर स्मॉलेस्ट जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो राइनोज है वो ओनली एशियन राइनोज विद 2 हॉर्न्स भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी कि यहां पर अगर बात करेंगे यहां पर, तो जो गैंडे होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और 2 सींग के गैंडे एकमात्र जो पाए जाते हैं वो इसी आइलैंड पे पाए जाते हैं। ऐसे गैंडों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को 2 सींग भी देखने को मिल जाते हैं यहां पर कई बार। तो इसके बारे में ये बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर ये लिस्टेड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरनेशनल जो यूनियन कंजर्वेशन है इसका जो नेटवर्क है उसके तहत यहां पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में यहां पर ये मेंशन है, जो रेड लिस्ट होती है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के द्वारा यहां पर साइन किया गया सिक्योर फ्यूचर जो एशियन राइनोज है उनको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। तो एक डिक्लेरेशन हुआ न्यू दिल्ली के अंदर में, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? BCFD। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में
इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। दो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की जो बात की जा रही है एशियन राइनोज 2019 में हुआ ये, और इसमें किस किस कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, जिसके द्वारा इसको साइन किया गया। तो भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया तो ही है। बेसिकली 3 स्पीसीज जो है राइनोज की, उसके ऊपर फोकस यहां पर किया जा रहा है। तो ये है इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से पूछे। एशिया के अगर स्पीसीज के बारे में बात करें तो वन हॉर्न राइनोज, ठीक है, इसी के साथ में जावन राइनोज और यहां पर सुमित्रन राइनोज। तो ये 3 तरीके के जो राइनोज हैं बेसिकली यहां पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल जाएंगे। आंसर डी हो गया। आगे चलता हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो कि कहने के लिए हिस्ट्री के होते हैं, पर लेकिन कई बार जो अगर कोई कंट्री न्यूज में होती है उसकी बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बात की जा रही है 6th सेंचुरी जो एडी है उसमें जो व्यापार डिक्लाइन हुआ था उसके क्या क्या रीजन थे। पहला बोला गया कि डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो उस टाइम पर हुआ करता था उसका डिक्लाइन हुआ, इस तरीके से व्यापार जो है वो डिक्लाइन हो गया। सिल्क ट्रेड विद ईरान स्टॉप, यानी कि ईरान के साथ में जो सिल्क ट्रेड था वो स्टॉप कर दिया गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। अरब अगर बात करें प्रैक्टिकली जो मोनोपोली थी उनके एक्सपोर्ट ट्रेड को लेकर इंडिया के साथ में, उसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 2 and 3, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1 to 3। सही आंसर क्या है BCFD। तो जो सही आंसर यहां पर ये है डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं यहां पर। अगर किसी पर्टिकुलर एम्पायर का अगर डिक्लाइन होगा तो ये समझिए कि वहां पर ट्रेड वगैरह या सारी चीजें वहां पर आप लोग को डिक्लाइन यानी कि कम होती हुई नजर आएंगी। सिल्क ट्रेड जो है ईरान के साथ में ये बात की जा रही है स्टॉप कर दिया गया, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, सीधी सीधी बात है इस तरीके से ट्रेड के ऊपर। और इसी के साथ में जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि अगर यहां पर आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा 200 साल तक लगभग हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया गया, तो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये बोला करती थी कि बस हम ही व्यापार करेंगे इंडिया के साथ में, बाकी किसी को व्यापार नहीं करने देंगे। तो एक तरीके से इसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। तो वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती थी उस ड्यूरेशन में। तो उन्हीं के बारे में यहां पर ये बातें डिस्कस की जा रही है। तो इस तरीके से जो ट्रेड है वो यहां पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आप लोग समझ रहे हैं कि हमारी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी हो रहा है तो हमारी कंट्री के नाम पर जो ओशन है तो सारा चीजें यहाँ से यहाँ पर आना है, यहाँ से यहाँ पर जाना है, चाइना को इधर जाना है, या फिर ये कंट्री जो है इनको अगर घूम घाम कर यहाँ से इधर जाना है, तो ये बेसिकली यहीं से होता हुआ जाता है। तो इस तरीके से भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया पास्ट में इंडिया के द्वारा भी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका डी। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। वहां पर बोला कि ट्रेड जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ, यहां पर बोला है कि जो मुगल एम्पायर में था वो यहां पर क्या फैक्टर थे कि कई सारी चीजें जैसे कि ट्रेड वगैरह, कॉमर्स वगैरह वो बढ़े कैसे, यानी कि अच्छे लेवल पर कैसे पहुंचे। तो ये आप लोग पॉइंट यूज भी कर सकते हैं। ट्रेड डिक्लाइन होने का क्या रीजन था, 3 रीजन आप लोगों को पहले बताए। ट्रेड बढ़ने का क्या रीजन है, ये रीजन मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो इस तरीके से अगर कोई आंसर राइटिंग भी आप लोग कर रहे हैं वहां पर भी ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर आप लोग बिल्कुल एक बस इस तरीके से देखे यार ये तो क्वेश्चन बस यहीं पे यूज होना है। तो कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा सा अपना ब्रॉड एंगल बनाया करो कि कहीं पर भी आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो मुगल एम्पायर की बात की जा रही है 17वीं सेंचुरी में। तो यहां पर जो ट्रेड और एक्सपेंशन, जो ट्रेड और कॉमर्स वगैरह कैसे एक्सपेंड हुआ उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला बात की जा रही है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो इंडिया का देखने को मिला अंडर मुगल रूल। मुगल रूल बहुत बड़ा एम्पायर था, और खासकर अगर औरंगजेब के बारे में बात करें, सबसे पहले तो अकबर के बारे में, अकबर के द्वारा बहुत बड़ा एम्पायर अपना स्टेब्लिश कर लिया गया। औरंगजेब का जो राज्य था वो अकबर से भी बड़ा था, क्योंकि साउथ इंडिया में उसका काफी ज्यादा एम्पायर बढ़ गया था। यूनिफॉर्म टैक्स था सबके ऊपर, ऐसा नहीं है जैसे कई बार टैक्स देखने को मिलता है इस प्रोडक्ट पे कुछ हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट पे कुछ हो रहा है, तो सब टैक्स एक यूनिफॉर्म टैक्स आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता था। इसी के साथ में जो सिल्वर कॉइन है वो स्टैंडर्ड करेंसी बना दिया। देखिए एक तो होता है बार्टर सिस्टम, यानी कि आप लोग मुझे मटर दे, मैं आप लोगों को पनीर दूंगा तो मटर पनीर बना लेंगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरी सब्जी बना ले, आलू टमाटर आप लोग बना लीजिए, तो वो बार्टर सिस्टम होता है। पर लेकिन अगर करेंसी हो जाए, आप लोगों को मान लीजिए नहीं खाना है मटर पनीर, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे भाई हम तो पनीर में कुछ और डाल के खाएंगे, हम लोग को नहीं चाहिए मटर, तो आप लोग मेरे साथ में फिर व्यापार नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, करेंसी है कि आप लोग पैसे लो और भैया मुझे ये दो, मुझे तो ये खाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, किसी के ऊपर किसी की डिपेंडेंसी नहीं रही, तो ट्रेड जो है और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव साइन है। यूनिफॉर्म टैक्स रहेगा, सबको पता है क्या टैक्स है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और ये सारी चीजें एक पॉजिटिव एंगल यहां पर क्रिएट करती हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका डी हो गया। यानी कि सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो डायरेक्ट आंसर आप लोग इसका दे सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल, जो साउथ इंडिया में जो टेंपल बनाए जाते हैं, आप लोगों ने ऊंचे ऊंचे टेंपल देखे होंगे साउथ इंडिया में,
जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाता हूँ, ऐसे टेंपल आप लोगों ने कई बार देखे होंगे साउथ इंडिया में, कई सारी मूवीज में भी आप लोगों ने ये इस तरीके के टेंपल देखे होंगे। तो इन टेंपल्स के बारे में बात की जा रही है कि कौन सी आर्किटेक्चर इनमें इंक्लूड की जाती है। पहला बोला गया यहाँ पर यह गोपुरम, दूसरा बोला गया गर्भगृह, तीसरा बोला गया मंडपा, चौथा बोला गया विमान। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके आसपास का एरिया क्या है, किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ये यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली टेंपल के अंदर डिफाइन आप लोग कर सकते हैं कि कहां पर यहाँ पर ये और कहां पर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है यहाँ पर। द्रविडियन स्टाइल का मतलब है जब बोलते हैं यहाँ पर तो साउथ इंडिया के टेंपल्स के बारे में बात की जा रही है। तो साउथ इंडिया में जो आप लोग देखेंगे जो टेंपल बनाए जाते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। कुछ एक उदाहरण देने की कोशिश करूं तो जैसे गर्भगृह के बारे में बात की जा रही है, तो ये वो एरिया है होता है जहां पर जो स्टेचू या फिर तस्वीर जो होती है वो गॉड की रखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में उसको डिवाइड कर रखा है। विमाना जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसके ऊपर वाले पोर्शन को बेसिकली इसको बोला जाता है विमाना। तो ये हिस्ट्री में कल्चर का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर सही है। तो ये पिक्चर आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये जो एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की, उसमें काफी डिटेल में ये सारी चीजें बता रखी हैं, तो वहां पर जाकर भी आप लोग इनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है रैखाइन स्टेट के बारे में। तो रैखाइन स्टेट जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है रोहिंग्या कम्युनिटी की वजह से, तो बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर किस कंट्री की बाउंड्री को टच करता है। रैखाइन स्टेट डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रैखाइन स्टेट किसका राज्य है। तो रैखाइन स्टेट जो है यहाँ पर ये है म्यांमार का राज्य है, इनके म्यांमार का यहाँ पर पार्ट है। तो बात की जा रही है जो म्यांमार का पार्ट है जिसको आप लोग रैखाइन स्टेट बोलते हैं, ये कौन कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर को टच करता है, चाइना, इंडिया या फिर बांग्लादेश। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1 ओनली। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है बी, यानी कि 3 ओनली, यानी कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है। एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बेसिकली किस एरिया के बारे में बात की जा रही है। ये यहाँ पर हो गया म्यांमार, और म्यांमार का ये हो गया रैखाइन प्रोविंस। प्रोविंस एक तरीके से आप लोग स्टेट बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं या फिर 28 आप लोग इनको प्रोविंस के नाम से भी आप लोग इनको जान सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर रैखाइन स्टेट की जो प्रोविंस है यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये जो बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया कि बोला गया कि यहाँ पर जो रैखाइन स्टेट है किसके साथ बाउंड्री टच करता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए एग्जैक्टली नाफ रिवर भी यहाँ पर आप लोगों से पूछी जा सकती है, कई बार ये न्यूज में रहती है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से रोहिंग्या कम्युनिटी यहाँ पर रैखाइन एरिया में इनको मारा गया, अपनी जान बचाने के लिए भागी। यहाँ पर नाफ रिवर में कई बार बहुत सारे लोग यहाँ पर इनके मारे भी गए, बहुत सारे लोग बह गए यहाँ पर। काफी ये रिवर है जो कि यहाँ पर क्रॉस करनी थी इनके लिए, एक साइड में कुआ और दूसरी साइड में खाई थी। तो बांग्लादेश के साथ में ओनली यहां पर बॉर्डर टच करता है, ना इंडिया के साथ में और ना ही चाइना के साथ में। तो ये पर्टिकुलर एरिया से लोग भागकर हमारी कंट्री में भी आए, लगभग 40,000 के करीब लोग हमारी कंट्री में आए। और माना यह जा रहा है कि लगभग 9 से लेकर 11 लाख जो कि एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, लोग कहां पर है, ये आज के डेट में बांग्लादेश में है, जो कि काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर कैसे न्यूज में, यहां पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है, उसके चलते हुए ये बोला जा रहा है कि जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर ये जो यहां पर रैखाइन स्टेट में रोहिंग्या कम्युनिटी है उनको हम लोग अपनी कंट्री में अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है ये हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसको अमेंड करके यहां पर हमारी कंट्री पिक्चर में आ रहा है, जो कि 6 माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनको हेल्प करने की बात की जा रही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसी के साथ में अफगानिस्तान से, अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं। तो रोहिंग्या कम्युनिटी को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है रिलीजन के नाम पर आप लोग जो यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं, ये एक सही तरीका नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है पार्ट 3 में, उसका हनन आप लोग कर रहे हैं अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो इसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। ठीक है, तो किसको टच करता है, ये ओनली बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कॉमन सेंस का भी बताते हैं कि कॉमन सेंस कितनी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है जो हमारी पृथ्वी है उसकी यहाँ पर जो शेप है उसके बारे में बात की जा रही है। जो गोलाकार शेप है यहाँ पर, तो क्या एविडेंस है कि उसकी गोलाकार शेप है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहला बोला गया है जो सर्कुलर होराइजन होता है वो आप लोगों को वाइड होता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, यानी कि एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, दूसरा बोला गया यहाँ पर जो शैडो है अर्थ की ऑन मून ड्यूरिंग द लूनार इक्लिप्स, ये भी यहाँ पर इसको शो करता है कि यहाँ पर जो स्पेरिकल शेप आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा बोला गया यहाँ पर जो सनराइज और जो सनसेट होता है वो डिफरेंट प्लेस पर होता है, तो इससे भी पता चलता है कि जो पृथ्वी हमारी वो एक स्पेरिकल शेप में है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी एफ डी।
एक बार आप लोग पृथ्वी की शेप भी आप लोग देखते हैं, ये अपनी प्यारी पृथ्वी होगी, तो इसकी शेप के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कैसे आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये स्पेरिकल शेप है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये जो स्पेरिकल शेप आप लोगों को देखने को मिल रही है पृथ्वी की, तो ये जो शेप है यहाँ पर, ये एविडेंस यहाँ पर क्या क्या है ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एविडेंस बिल्कुल करेक्ट हैं, जो कि ये बताते हैं पृथ्वी की जो शेप है वो एक स्पेरिकल शेप है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोगों ने ज्योग्राफी में कवर भी किए गए होंगे यहाँ पर, जब हम लोग पृथ्वी के बारे में वहां पर पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है डिफरेंट तरीके का जो सोइल होता है पैटर्न, बेसिकली जो खेती की जाती है, तो कौन सा ऐसा पैटर्न है जो यहां पर इसकी हेल्प करता है सोइल कंजर्वेशन में, जो यहां पर बेसिकली जुताई की जाती है, खेती की जाती है, तो कौन सा सोइल कंजर्वेशन में फायदा करता है। पहला बोल गया यहां पर कंटूर प्लोइंग, ठीक है ना। तो जो यहां पर ये फार्मिंग होती है इसको बोला गया है। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, जिसके बारे में बात करो, बेसिकली ऐसी इस तरीके की आप लोग यहां पर खेती देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहां पर देखते हैं, ये आप लोग देखिए, ये वाली पिक्चर आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये इस तरीके की खेती जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये वाली, ये यहां पर आप देखिएगा ये वाली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहां पर ये पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट बोली गई यहां पर, ये बोली गई यहां पर ट्रेस फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये पर्टिकुलर फार्मिंग का, कुछ ऐसी आप लोग यहाँ पर खेती जुताई देखने को मिलेगी, जो लाइनिंग यहाँ पर इस तरीके से बनाई जाती है। तीसरा यहाँ पर बोला गया कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, अगर डैम आप लोगों का बनाया जाता है तो वहां पर भी सोयल कंजर्वेशन होता है, यानी कि मिट्टी जो होती है वो कटने से रुक जाती है, क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, वो काट कर मिट्टी को इधर उधर नहीं ले जाता है। चौथा बोला गया स्ट्रिप जो क्रॉपिंग होती है यहाँ पर, तो वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो इस तरीके की स्ट्रिप बनाई जाती है, इक्वल स्ट्रिप यहाँ पर बनाई जाती है क्रॉप करने के लिए, अपनी खेती उगाने के लिए, तो इसको यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है जो कि सोयल कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। ए में बोला गया 1, 2 एंड 4, सी बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 1, 2 एंड 3, 4 एंड डी में बोला गया 2, 3 एंड 4। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर वो है सी, यानी कि जो भी पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई है, सारी की सारी पिक्चर यहाँ पर सपोर्ट करती है सोयल कंजर्वेशन को। अगर सोयल कट रही है, कहां पर मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उनको सबको यहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करती है ये सारे जो सिस्टम है जो भी यहाँ पर, और ये अलग अलग एरिया में यहाँ पर ये मेथड यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी वजह से भी कई बार इनके बारे में बात की जाती है। आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है कुछ डायनेस्टी के नाम आप लोगों के सामने यहां पर बोला जा रहा है, कौन सी यहां पर कंटेम्परेरी डायनेस्टी है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही टाइम पर कौन कौन सी डायनेस्टी यहां पर हुआ करती थी। पहला बोला गया सतवाना, दूसरा बोला गया मौर्य, तीसरा बोला गया साक्या। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि यहां पर ये सारी कंटेम्परेरी है। ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी बोला गया 1 एंड 3। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है डी, यानी कि सतवाना और जो साका होते थे यहां पर, ये साक जो जिनको आप लोग बोल सकते हैं, ये यहां पर बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को लगभग देखने को मिलेंगे। मौर्य का जो टाइम पीरियड है ये आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। ये यहां पर बोला जा रहा है कि जो यहां पर ये सतवाना थे, लगभग इसके बाद में आफ्टर 100 ईयर का गैप यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर जो मौर्याज का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये इसके कॉन्टेम्परेरी नहीं थे, पर लेकिन ये दोनों एक दूसरे कॉन्टेम्परेरी थे, एक ही टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सतवाना जो थे, जो साक के, ये एक तरीके से कॉम्पिटिटर थे यहां पर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन भी किया करते थे। ये भी आप लोगों ने स्टीमेन के बारे में हल्का सा आइडिया जरूर लेगा होगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। कई बार ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, खासकर अगर आप लोग पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बात की जाती है पर्टिकुलर टेंपल के बारे में और उसको कंपेयर किया जाता है यहां पर पर्टिकुलर एरिया के साथ में, ठीक है, कि किस एरिया में यहां पर ये पाया जाता है। तो इसी तरीके से 3 पॉइंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को बताना है कि ये सही मैच कर रहे हैं या फिर मैच नहीं कर रहे हैं, और अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो सही आंसर क्या है। पहले बोला गया यहां पर यह कंदरिया महादेव टेंपल, बोला जा रहा है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर लिंगराज टेंपल, बोला जा रहा है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तीसरा बोला जा रहा है यहां पर यहां पर बोला जा रहा है ये होयसलेश्वर, ठीक है, तो ये टेंपल है यहां पर, ये बोला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, ये होयसलेश्वर, ठीक है, तो ये टेंपल बोला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है ए बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया 1 ओनली। सही आंसर क्या है, बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ये बात की जा रही है कंदरिया महादेव टेंपल की, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी जो नेक्स्ट 2 टेंपल है, पहला बोला जा रहा है लिंगराज टेंपल, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। तो ये जो टेंपल है लिंगराज टेंपल, हिंदू के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर जो टेंपल है यहाँ पर ये उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में ओल्डेस्ट टेंपल के तरीके से भी इसको देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर होयसलेश्वर जो टेंपल है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, आप लोगों को कर्नाटक के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से जो टेंपल होते हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं मैच कराने के लिए। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, जो कि नॉर्मली यहां पर
जो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो एरिया है मथुरा, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में बोला गया कि बुद्धा जो है वो रिप्रेजेंट करते थे यहां पर ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि उस एरिया में जो बुद्धा से रिलेटेड जो भी यहां पर आर्ट एंड कल्चर जो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, वहां पर इंसान की तरीके से बुद्धा को देखा जाता था, यानी कि भगवान की तरीके से नहीं, इंसान की तरीके से यहां पर बेसिकली देखा जाता था, ह्यूमन की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि बुद्ध को एक तरीके से इंसानों की फॉर्म में यहां पर काउंट किया गया। जो यहां पर स्कल्पचर है यहां पर, यानी कि जो भी यहां पर मूर्ति कला है वो ट्रेडिशन यहां पर, उसमें बोला जा रहा है कि यहां पर ये यहां पर बैक्टीरिया और इसी के साथ में यहां पर पर्थिया, ठीक है, तो यहां पर पार्थिया आप लोग बोल सकते हैं, ये ट्रेडिशन के साथ में कॉन्फ्लुएंस, यानी कि एक तरीके से मिली जुली यहां पर परंपरा थी। तो इन दोनों के साथ में ओनली इसको बोला गया है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जहां पर भी ओनली शब्द रख जाए वहां पर थोड़ा सतर्क आप लोग हो जाना है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसके अंदर जरूर हो सकती है। तो यहां पर भी ओनली शब्द हो गया तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ होगी। ए में बोला गया ओनली वन सही है, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर लेकिन यहां पर ओनली नहीं है। इन दोनों के साथ में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि लोकल आर्ट है, वो भी यहां पर इसी पैटर्न पर आप लोगों को चलता हुआ नजर आता है, जो कि यहां पर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बुद्धा के बारे में। तो एज ए ह्यूमन की फॉर्म में बुद्धा को यहां पर देखा गया, ठीक है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो आंसर इसका ये हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है जो गुप्ता एम्पायर हुआ करता था वो किसकी वजह से बेसिकली डिक्लाइन हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ये फिर से कॉमन सेंस के कई आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं अगर ध्यान से आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला बोला गया शाक्य के द्वारा इन्वेजन किया गया, यानी कि उनके द्वारा, शाक आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, इनके द्वारा यहां पर इन्वेजन किया गया, आक्रमण किया गया गुप्ताज के ऊपर। वीक सक्सेसर, यानी कि जो एक राजा हुआ उसके बाद में फिर दूसरा राजा हुआ, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि सिचुएशन को कंट्रोल कर चल सके। तीसरा बोला गया राइज ऑफ फ्यूडरी, यानी कि जो फ्यूडल सिस्टम होता है, सामंतवाद, यानी कि छोटे छोटे अपने ही तरीके में जो जमींदार हैं वो अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देते हैं, इस तरीके का जो सिस्टम है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का रीजन यहां पर बन गया। उसकी वजह से भी यहां पर काफी सिचुएशन खराब हो गई। यानी कि एक तो यहां पर इन्वेजन हुआ, दूसरा वीक सक्सेसर, तीसरा सामंतवाद का जो बेसिकली फंडा चला, उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है गुप्ता एम्पायर। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 2, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर यह है डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वैसे दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल पक्की है, पर लेकिन इन दोनों के रीजन की वजह से तीसरी स्टेटमेंट हुई है। तो कभी कभी आंसर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस स्टेटमेंट को नहीं माना जाता है, ठीक है, पर लेकिन यहां पर ऐसा ओनली कोई वर्ड नहीं दिया गया क्योंकि इन दोनों की वजह से यहां पर ये है। अगर बोले कि मेनली क्या रेस्पॉन्सिबल थे, अगर मेनली फैक्टर पूछे तो ये आप लोगों को बताना है, पर लेकिन जब ये दोनों हो गए तो तीसरा इसकी वजह से हुआ। तो इस तरीके से भी आप लोग इसकी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। यानी कि यूपीएससी कई बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन देंगे, आप लोगों को चूज करने के लिए मजबूर किया जाएगा कि कौन सा सही आंसर आप लोगों को चूज करना है। तो उसके लिए भी आप लोगों को अपने आप को तैयार रखना है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आंसर इसका यहां पर डी हो गया।